करता। सिंगापुर कितना चार्ज करता है, आज वर्ल्ड में 4 नंबर जा रहा है। इतना छोटा सा देश, कलकत्ता बंगाल से भी छोटा है। कलकत्ता का इतना बड़ा होगा या उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। उद्योग स्पीड में कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ भी तो खुद का समुंदर है, खुद का डिजर्ट है, खुद का पहाड़ है। माने टूरिस्ट भी आएंगे, बिजनेस भी बढ़ सकता है। आसपास में बहुत बड़े बड़े माने जो हम लोग यहाँ शिप से उतार के काम कर सकते हैं, वो तो दूसरे स्टेट के पास नहीं है। तो हम लोग तो आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो 43 साल से जो हम लोगों को पॉलिटिकल जो नहीं आ सका, सेंट्रल का हाथ नहीं मिला, तो हम लोग उन्नति करने में बहुत पीछे हो जा रहे हैं। अब सेंट्रल की दरकार है। सर नाम बताइए अपना। नाम मेरा तारिक शेख है। सर ये बताइए, इस चुनाव में क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल पब्लिक के जो मूड है वो बदलाव की तरफ घूर रहा है, क्योंकि 43 साल हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल का चेहरा नहीं देखा है कि सेंट्रल का शासन माने जो कहते हैं ना डबल इंजन वाला शासन, अभी तक तो वो हम लोग देखा नहीं है। तो हो ना हो, जब भी सेंट्रल से मदद मिलेगा हम लोगों को, यहाँ सरकार उसकी बनेगी तो बेहतर हर तरफ से, माने बिजनेस बोलिए, शिक्षा बोलिए, अस्पताल बोलिए, स्कूल बोलिए, किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, सेंट्रल रहेगा यहाँ पर ही तो बहुत स्पीड में हो सकता है। बंगाल हमेशा तरक्की कर सकता है, क्योंकि बंगाल के पास अपना खुद का समुंदर है, उसके बाद अपना पहाड़ भी है और डिजर्ट भी है। तो बंगाल को उन्नति करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक वक्त होता था जब कलकत्ता यहाँ का पूरा साउथ एशिया का, सिर्फ इंडिया का कैपिटल नहीं, साउथ एशिया का कैपिटल है। लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि माने इसको कंपटीशन यूपी, बिहार, उड़ीसा उनसे भी नीचे आ चुका है। 20 से भी नीचे में हम लोग आ चुके हैं। इसकी वजह यही है कि हम लोग 43 साल से सेंट्रल नहीं देखा। तो सेंट्रल के साथ जति भी होगा तो मेरा ख्याल से लगता है बेहतर होगा। सर आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल के साथ चलेंगे, डबल इंजन की सरकार चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। लेकिन चूंकि आप मुस्लिम हैं और ममता दीदी मुस्लिम वोट के सहारे बैठी हैं, उसी चक्कर में जय श्री राम नहीं बोलती हैं, उसी चक्कर में नमाज पढ़ लेती हैं, बुर्का भी पहन लेती हैं। हो सकता है कि धर्म भी परिवर्तन कर ले लालच में कि मुस्लिम वोट मिले। देखिए, बेशक आपने ठीक ही कहा है, लेकिन मुस्लिम देश तो बहुत सा है। तो हम मुसलमान हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना देश छोड़ के चले जाएं। हमारा पास में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। एक वक्त में तो आज़ादी दिया गया था 47 में, हम लोग को चुनाव करने का अपना खुद का मौका भी दिया गया था। आप पाकिस्तान चुन लें या भारत चुन लें, तो पाकिस्तान को तो एक हिस्सा हम लोगों ने दिया ही था, ठीक है। तो वहाँ पर ही पाकिस्तान तो अपना आपको भाषा की वजह से लड़ चुका। एक तरफ बांग्लादेश आ गया, एक तरफ पाकिस्तान हो गया। उससे तो बहुत बेहतर हम लोग हिंदुस्तान में हैं। तो फिर बेहतरी देखना है तो हम लोग हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये तो नहीं देखेंगे ना। जब आपको हमें इलाज कराना होता है, ठीक है, तो हम उस वक्त नहीं पूछते कि ये हिंदू डॉक्टर है या मुस्लिम डॉक्टर है। हम लोग बेहतर डॉक्टर खोजते हैं। जब हम लोगों को बेहतर टीचर खोजना होता है तो हम उस वक्त तो स्कूल में नहीं देखा कि मेरा टीचर मुस्लिम टीचर है या हिंदू टीचर है, हमने तो पढ़ा, ठीक है। आज यदि भी कोई घटना यहाँ हो जाए, अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड, तो क्या हम पूछेंगे फायर ब्रिगेड मुसलमान को भेजाइए? हम नहीं पूछेंगे ना। तो वहाँ पर ही जब हम हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, माने स्कूल टीचर हो, तो यहाँ पॉलिटिक्स में हमको हिंदू मुसलमान करने की क्या ज़रूरत है? जो बेहतर कर सकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी को एक बार ट्राई देना चाहिए। सर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व बहुत है, जनसंख्या लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन ममता दीदी बोल रही हैं कि जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। तो क्या उससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा यहाँ पे? देखिए, उनके बारे में तो हमको मालूम नहीं कि रोहिंग्या को नागरिकता देंगे और माने जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक वक्त तो NRC लाने का जब ममता बनर्जी तो खुद कह रही थी 2004-05 में, आपको तो याद होगा कि बांग्लादेश से यहाँ बहुत से लोग आ गए हैं और वो कागज़ उड़ा के पार्लियामेंट में फेंक चुकी थी। तो आज वो NRC से इतना डरती क्यों? NRC जो है वो अभी तक आ कहाँ रहा है? बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, आप खतना कराने का बात कर रहे हो। CA आ रहा है, और CA तो देने का कानून है, कोई लेने का कानून तो है ही नहीं। बिल्कुल आप बेहतर समझ रहे हैं। इससे पहले 12 साल का जो दिया जाता था, अब वो 6 साल में दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग, आपको मालूम होगा कि 1947 माने 15 अगस्त का दिन, एक बैग वहाँ के जो रहने वाले थे, दोनों तरफ पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे, तो वहाँ के तो बहुत से हिंदू भी वहाँ रहते थे, और उन लोगों ने तो पाकिस्तान नहीं चाहता। अब वो सुबह उठ के जब देखे कि हम लोग यहाँ पर ही पाकिस्तान में आ चुके, तो वो लोग कन्फ्यूज़ थे कि हम लोग पाकिस्तान में आ चुके या पाकिस्तान यहाँ आ चुका है। वो लोग तो घबरा गए थे उस वक्त में। तो इतना अफरा तफरी का दौर था, तकरीबन बॉर्डर क्रॉस करने में 10 लाख लोगों को जान जा चुका था। आप समझ रहे हैं ना। तो वो टाइम में तो हड़बड़ा के नहीं आ सकते थे, डर के वहीं रुक गए।
तो आज उन लोगों को आ रहे हैं जो इधर पर ही, जो लोग अपना देश चाहते हैं, तो उन लोगों को मोदी जी ने तो एक कानून बनाया है सीए, तो सीए का कानून के जरिए उन लोगों को तो जगह मिल रहा है। रहा सवाल मुसलमान का, मोहम्मद सामी जो अदनान सामी जो है, माफ़ कीजिएगा, अदनान सामी जो है, उनको तो आप दिए हैं अभी। आप वहाँ बताइए जिन लोगों को वहाँ सेफ़ नहीं है, यदि भी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या और कोई देश में, तो हम लोगों को लिखित तौर पे आइए कि बताइए कि हमारे मुल्क में हमें सेफ़ नहीं रखा जा रहा है, हमको हिंदुस्तान जगह दे, तो उनके बारे में बातचीत किया जाएगा। अभी अब्बास सिद्दीकी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को स्वाधीन करेंगे, अलग देश बनाएंगे। देखिए, ये तो एकदम पूरे बकवास बात है, क्योंकि मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग इस देश से हम लोग को अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बाप दादा इस ज़मीन में गड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ भारत माता की जय नहीं कहते हैं, बल्कि भारत को ही अपने माँ समझते, क्योंकि मर के तो इसी मिट्टी में जाना है, तो ये तो हमारी बड़ी माँ हुई। तो मुसलमान कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत का टुकड़ा हो। जो टुकड़ा करने के लिए सोचता है वो पहले मुसलमान नहीं होता है, और जो टुकड़ा करवाने का सोच रहा है वो आतंकवादी होता है। सर, ये जो शहरी विकास मंत्री हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने ही बोला था कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। अभी उनको टिकट भी मिला है कोलकाता पोर्ट से। एक पाकिस्तान दिया क्या भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोलकाता को भाई कोलकाता ही रहने दो ना। दुनिया में जब अमेरिका खोजा नहीं गया था तब तो हम लोग यहाँ ट्राम चला चुके थे। हम लोग इतना स्पीड में थे, तेज़ी के साथ थे। जब अमेरिका नहीं खोजा गया था, फर्स्ट दिन जो दिन अमेरिका खोजा गया उस दिन हमारा यहाँ ट्राम चल रहा था। हम लोग तरक्की कर चुके थे। इंडिया का कैपिटल रह चुका है कैलकाटा, सिर्फ इंडिया के नहीं, हम इससे पहले भी बोल चुके हैं, साउथ एशिया का कैपिटल रह चुका है। क्या छोटे मोटे देश से हम लोग को कोलकाता को मिला रहे हैं, मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। वहाँ के लोग आज वहाँ सेफ हैं, खुद तो रह रहे नहीं है, वहाँ तो मस्जिदों में भी ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ मिनी पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सब बहुत बेहतर हैं और बहुत खुश हैं। हम उनके पर्व में जाते हैं दुर्गा पूजा मनाने के लिए, वो हमारे ईद में समय खाने आते हैं। सर, क्या कारण है कि जो कोलकाता कभी दक्षिण एशिया की राजधानी हुआ करती थी, अभी वो कोलकाता बहुत नीचे चला गया है? मतलब लोग यहाँ से जाते हैं दिल्ली मुंबई जॉब करने। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसका पूरी जिम्मेवारी माने जिम्मेदार है तो वो है सीपीएम की सरकार, जो आज दोनों मिल गई है ना। एक वक्त उसका कांग्रेस उसका अगेंस्ट था और कांग्रेस का अगेंस्ट सीपीएम था। आज ये देखिए दोनों काले हाथ जुड़ चुके हैं, दोनों एकदम भाई भाई हो गए वोट के लिए। सोच के देखिए, आज सीपीएम की सरकार इतने कल कारखाना जति बंद नहीं कराते तो हमारे यहाँ तो बाहर से लोग आते थे काम करने के लिए। आज अवस्था इतना ख़राब कर दिया है जो हम लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। और जो बचा कुचा था, एक नैनो आ भी रहा था टाटा कंपनी लेके, वो ममता बनर्जी की दीदी के मेहरबानी से वापस चले गए। अब तो समझ रहे हैं। और उनके देखा देखी में माने टाटा हो गया टाटा, और सलीम ग्रुप जो आए थे वो सलाम अलैकुम बोल के निकल गए। तो आप तो समझ रहे हो, वो जो दोनों बड़े बड़े कंपनी यहाँ से जा चुके हैं, तो कौन छोटा मोटा 2000-1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। जब ममता दीदी आई थी क्या तभी से वो ऐसा बुरा लगती थी कि अभी मतलब बाद में कब, मतलब शुरू में तो अच्छा लगती होंगी? देखिए, ममता बनर्जी जिस वक्त आई थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम कल कारखाना फैक्ट्री बहुत कुछ यहाँ लाएंगे। लेकिन जब वो आई थी तो टाटा को भगाने का जो आंदोलन किया था उस पर किया था, तो उसी पे तो आई थी कल कारखाना भगाने के उसमें। नहीं, लाने के लिए बोली थी ममता बनर्जी दीदी ने खुद कि यहाँ पर ही देखिए हम लोग परिवर्तन लाएंगे, हर किसी को नौकरी होगा। तो दीदी खुद कही 5 बरस हम लोग टाइम दिए थे, तो हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी तो है नहीं। ब्रिगेड में खड़ी होकर खुद कहा था उन्होंने कि हमें दोबारा चांस दिया जाए। तो यहाँ का पब्लिक ने उस वक्त मन बना लिया था कि बिल्कुल सही बात है, 5 बरस में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, तो उनको सेकेंड टाइम और चांस दिया जाए। लेकिन सेकेंड टाइम में भी पर डे बेकारी बढ़ते गया और बेकारी बढ़ते गया। एक भी नया कोई कल कारखाना, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर ही नहीं आया। दीदी तो बड़े बड़े सम्मेलन कर चुकी है, लेकिन क्या एक भी कल कारखाना आया है? इसका बेहतर जवाब कोई टीएमसी वाले देंगे। उन्हें मालूम है कि टाटा कंपनी, सलीम ग्रुप कंपनी, इतना बड़े बड़े कंपनी यहाँ से उद्योग को भगा दिया गया है। हम छोटा मोटा कंपनी जाएंगे कितना दिन लगेगा, क्योंकि वो तो हमेशा कहते हैं ये चासी ज़मीन, ये चासी ज़मीन, ये चासी ज़मीन। अरे ज़िंदगी भर चाष करते रहोगे तो पेंटागन को ही जो गिराई गया है वहाँ पर भी जाके चाष करो। अमेरिका भी वही करता, चासी करते रहता। अरे आज वो ज़माना नहीं रहा जो आज हम माने ताज़ा चाष करेंगे और ताज़ा खाएंगे। आज के ज़माना में बड़े बड़े फ्रीज़र सब कुछ बन चुके हैं, तो एक बार आप चाष कर लीजिए, 1 साल तक उसको रख के खाइए ना। बाकी उद्योग कंपनी से तरक्की करता। सिंगापुर कितना चाष करता है, आज वर्ल्ड में 4 नंबर जा रहा है।
इतना छोटा सा देश, कलकत्ता बंगाल से भी छोटा है, कलकत्ता का इतना बड़ा होगा या उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। उद्योग स्पीड में कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ भी तो खुद का समुंदर है, खुद का डिजर्ट है, खुद का पहाड़ है, माने टूरिस्ट भी आएंगे, बिजनेस भी बढ़ सकता है। आसपास में बहुत बड़े बड़े माने जो हम लोग यहाँ शिप से उतार के काम कर सकते हैं, वो तो दूसरे स्टेट के पास नहीं है। तो हम लोग तो आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो 43 साल से जो हम लोगों को पॉलिटिकल जो नहीं आ सका, सेंट्रल का हाथ नहीं मिला, तो हम लोग उन्नति करने में बहुत पीछे हो जा रहे हैं। अब सेंट्रल की दरकार है। बिहार में चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार ने बोला था कि बिहार जो है चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, समुद्र नहीं है। लेकिन बंगाल में तो समुद्र भी है, दूसरे देशों से व्यापार भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आज देखिए एक और बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान जो है आज इसलिए यहाँ पर इसे बंगाल तरक्की कर सकता है क्योंकि जो बॉम्बे वाला जो पोर्ट था, वहाँ से बगल में उसका सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। लेकिन वहाँ अभी ज़्यादा उन्नति नहीं हो रहा है, वहाँ से मिडिल ईस्ट जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर ही से जो है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का हम बात बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ही से जो है, यहाँ पास में सिंगापुर है, उसके बगल में इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो हम लोग इससे बहुत, ऑस्ट्रेलिया है, माने अभी व्यापार जो स्पीड में जो तरक्की हो रहा है, पश्चिम से ज़्यादा पूरब की तरफ अभी तरक्की हो रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छा से हो रहा है। आज देखिए बांग्लादेश का जीडीपी बहुत हाई हो रहा है, तो क्यों? उसके पास समुंदर है सामने में, तो हमारे पास भी वही समुंदर है। सेंट्रल का यदि हाथ मिल जाए तो देखिए फिर हम लोग का देश कैसा स्पीड में तरक्की करेगा। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ही सेंट्रल का हाथ मिलने का आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल का जो स्कीम है, चाहे आयुष्मान भारत हो, कृषक सम्मान निधि हो, यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए कृषक को तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप समझ रहे हैं कि किसान वहाँ पर ही कोई भी नहीं है। जो किसान से सामान खरीदते थे बड़े बड़े उद्योग वाले लोग, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि किसान को तो अथॉरिटी दे दिया गया है, उनको तो देने का कानून मिला है कि आप चाहे जिसको दे रहे हो तो उसको दे दो, अन्य तो जहाँ मर्जी आके वहाँ बेचो। जिस तरह वो लोग 4 रुपये किलो बेच रहे थे सामान, तो एक बार टमाटर उनको 4 रुपये किलो दे दिया, ये फ्रिज में स्टॉक करके 40 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। किसान से सबका सब पूरा खरीद ले रहे थे। लेकिन आज किसान को तो इंडिपेंडेंट मिल गया है। जिस चीज़ की लड़ाई थी, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने ब्रिटिश से लड़ाई किया था, क्यों हम आपको सामान बेचेंगे, मेरा मर्जी मेरा सामान, जहाँ मर्जी वहाँ बेचे, यही कानून तो उन लोगों को तो इंडिपेंडेंट दिया गया है। इसका मतलब इनके लिए तो किसान को आंदोलन करना चाहिए था कि हमें इंडिपेंडेंट, तो हम जहाँ मर्जी वहाँ बेचे। आंदोलन किया भी था पहले, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यही चीज़ ब्रिटिश का टाइम में भी यही आंदोलन हुआ था, मेरा चीज़ हम जहाँ बेचे। तो आपका चीज़ आपको बेचने का कानून दिया गया। अब आप चाहे उन लोगों को बेचो चाहे इन लोग, लेकिन ये जो बीच के बिचौलिया है, ये कह रहे हैं कि किसान हमें नहीं बेचेंगे तो हमारा क्या होगा। बस लड़ाई उसी का है। अच्छा ये बताइए सर, भवानीपुर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ममता दीदी यहीं से चुनाव लड़ते आई हैं, लेकिन इस बार छोड़ के भाग गई हैं। कई लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में जाके टैकल करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था ना कि 50,000 वोटों से हराएंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए दीदी को खुद मालूम है कि हम पिछले 10 साल में पब्लिक के साथ यहाँ नहीं जुड़े। हम सीएम थे, सीएम पूरा बंगाल संभाल रहा था। वो जिन लोगों को अपने अथॉरिटी दिए थे कि आप मेरा एरिया को ठीक से देख लो, तो दीदी को खुद समझ में आ गया था कि हमने जिसे अथॉरिटी दिया है वो कटमनी और तोलाबाजी कर रहे थे। माने जिस तरीक़े से हम बता रहे हैं कि दीदी ने आपको भवानीपुर का इंचार्ज कर दिया अपना अपना वार्ड देके, तो वो देखते थे कहाँ उनका लाभ है। यहाँ देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ से 2 पैसा कमाई है, तो वहाँ पर ही वो जाके कहते थे कि मुझे तो दीदी ने इंचार्ज बनाया है भैया, तो मुझे देना पड़ेगा। और जहाँ दिखा दो कि नाली में गंदा गिरा हुआ सफाई, अरे ये तो ममता बनर्जी का वार्ड है, उनको जाके बोलो। तो जहाँ काम करने के लिए इंचार्ज थे वहाँ वो किए नहीं, जहाँ पैसा कमाने का इंचार्ज थे वहाँ वो ले चुके।